तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 12.3 का जो पार्ट 1 था उसका डिस्कशन किए थे। तो अभी फटाफट 12.3 के आगे के बचे हुए सवालों को कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा सवाल तो खैर मैंने यहाँ पे लिए नहीं हैं, थोड़े बहुत सवाल लिए हैं और ऑब्वियस है कि जो बच जाएगा उसको हम लोग फिर पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछली वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आई थिंक 6 तक डिस्कस किया था। इस एक्सरसाइज में टोटल आप लोगों के 16 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा, तो 6 सवाल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी रिमेनिंग कितने बचे? 10 बचे। तो उन 10 सवालों को डिस्कस करते हैं, बट इस बार उल्टे से चलेंगे। मतलब एक्सरसाइज की एंडिंग जो कि है 16 नंबर, उसके बाद 15 नंबर, उसके बाद 14 नंबर तो मैं ऑलरेडी आपको कल होमवर्क में दे चुकी थी, है ना। तो 14 नंबर का ऑब्वियस है कि हम लोग आज डिस्कशन नहीं करेंगे, उसकी कॉपी चेकिंग आप करवा चुके हो, नहीं करवाए हो तो करवा लोगे। 13 नंबर का डिस्कशन करेंगे। 11वें और 12वें क्वेश्चन को करना किस तरीके से है ये मैं तुमको बता दूंगी। ठीक है, ये वाला बस इतना। उसके बाद हम इस चीज़ को यहाँ पे रोक देंगे। फिर जो रिमेनिंग बच गए हैं सवाल, जैसे कि 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 सवाल हमको डिस्कशन करने रहेंगे और थोड़े बहुत और जो मुझे आप लोगों को मिसलेनियस तौर पर देने हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करें क्या? रुको, क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक्चुअली बहुत ही आसान सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा सवाल है। पहले यहाँ से इसके साथ शुरुआत करते हैं। देखो क्या बोला है, ए बी सी इज़ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, क्वाड्रेंट वर्ड जो होता है ना, आप इस क्वाड्रेंट वर्ड को किसके जैसे ट्रीट करिएगा? आप इस क्वाड्रेंट वर्ड को एक सेक्टर के जैसे ट्रीट करिएगा। यानी कि अगर आपको किसी सर्कल का क्वाड्रेंट दिया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको क्या दिया हुआ है, वो एक सेक्टर दिया है। ठीक है, ओके। तो मैडम हमारा सेक्टर कहाँ से कहाँ तक है ज़रा बताइए। मैं पिंक कलर से मार्किंग कर रही हूँ, आप देखिएगा कि मैं किस चीज़ को सेक्टर कह रही हूँ ध्यान से। ये देखो, ए से लेकर बी ये हो गया, ए से लेकर सी, और उसके बाद ये जो कर्वी पार्ट है ना, बी से लेकर सी, इसको मैंने सेक्टर कहा। ठीक है, ये मेरा सेक्टर है। यानी कि वो जितना भी आपको वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, वो एंटायर वाइट वाला पोर्शन आप लोगों का सेक्टर है। वो एंटायर वाइट वाला पोर्शन आप लोगों का क्या है? सेक्टर। और उसने आपको फाइंड क्या करने को कहा है? उसने आपको फाइंड करने को कहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यानी कि वो आपसे चाहता है ये जो ब्लू कलर का आपका शेडेड रीजन है ना, आप इस ब्लू कलर के शेडेड रीजन को फाइंड करिए। कई लोगों को ये सवाल टफ लगता है कि अरे यार इस सवाल को करेंगे कैसे, है ना, लेकिन ये बहुत ही आसान है, ट्रस्ट मी। खैर करना कैसे है, देखो मैंने जो पिंक कलर की बॉर्डर खींची है वो एक क्वाड्रेंट है। अगर वो एक क्वाड्रेंट है तो ए उसका क्या रहा होगा? 2 मिनट, ए क्या रहा होगा? उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का सेंटर। अगर ए उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का सेंटर है और रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। यानी कि ए से लेके सी तक ये वाला गैप बेसिकली 14 सेंटीमीटर है। ए से लेके बी तक ये वाला जो गैप है ये बेसिकली आप लोगों का 14 सेंटीमीटर है। और देखो सबसे बड़ी हिंट इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वो क्वाड्रेंट है सर्कल का। सर्कल के जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, वो आप लोगों के 90 डिग्री पे होते हैं, या फिर मैं कहूँ कोई भी क्वाड्रेंट्स आपके बेसिकली 90 डिग्री सबटेंड करते हैं। तो आपको पता चल गया, अरे वाह ये तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इससे क्या किया जा सकता है? देखो आप अगर ध्यान से देखो तो मैडम हमको उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का थीटा भी पता है, हमको उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का रेडियस भी पता है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों को तुरंत वहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर लेना चाहिए? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले सारी पॉसिबिलिटीज़ पे वर्कआउट कर ले फिर देखते हैं। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। सेकेंड चीज़, आपको ऐसा नहीं लगता, अगर आपको ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने जो ये पर्पल कलर के, अच्छा पर्पल कलर की शेडिंग उस पर दिख नहीं रही है, कुछ और कलर ट्राई करते हैं।
ये देखो, ये एक मिनट, ये जो ब्राउन कलर की मैंने शेडिंग की है, आपको नहीं लगता ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ यार, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यानी कि इसमें हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके अलावा तीसरी चीज़ और आप इसमें क्या कर सकते हो, और मैडम राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं बीसी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सही कहा ना मैंने? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं क्या कर सकता हूँ, बीसी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो चलो एक एक करके काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से शुरुआत करती हूँ मैं। चलो, तो एरिया किसका निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी का, क्योंकि वो ट्रायंगल आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्टली वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपके पास बेस कितना है 14, हाइट भी कितना है 14। आप इस तरीके से कैंसिलेशन करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया 98। मैं उस ट्रायंगल ए बी सी को मैं कह रही हूँ कि मान लो भाई कि वो ट्रायंगल ए बी सी मेरा रीजन नंबर 1 है। क्या है मेरा ट्रायंगल ए बी सी? ट्रायंगल ए बी सी मेरा वो रीजन नंबर 1 है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। काम करने में आसानी होती है, तो इक्वल टू मैंने उसको लिख दिया एरिया किसका, R1 का, बराबर। अच्छा, खैर इस डेटा का मुझे नहीं पता आगे मुझे क्या यूज़ होगा, बट मैंने निकाल के रख लिया। सिमिलरली मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो मुझे BC मिल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। तो आ जाइए भैया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आप लोगों ने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या होगा। अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर, यही है ना? हाँ यही है। चलो कर किया, क्या हो जाना है, AB भी आपको 14 दिया है, AC भी आपको 14 दिया है, तो ये हो जाएगा 196, ये भी हो जाएगा 196। 196 को अगर मैं ऐड कर दूँ सो दिस इज़ गोइंग टू बी 392। तो ये मुझे मिला BC का स्क्वायर, बट मुझको तो BC चाहिए। जब आप 8th क्लास में थे, जब आप 9th क्लास में थे, तो आपको ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता उनका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं ये सिखाया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से या लॉन्ग डिवीजन से, है ना। तो वैसे ही मैंने उस प्राइम फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक के थ्रू या लॉन्ग डिवीजन जो भी आपको सूटेबल लगे, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक के थ्रू इसका स्क्वायर रूट निकाला और ये आया 14√2। अगर कोई प्राणीगण ऐसा है जिसको ये नहीं आता है कि 14√2 कैसे निकाला गया है, काइंडली कॉन्टैक्ट मी, मुझे मैसेज करो, मैं बता दूंगी, सिखा दूंगी कैसे आता है, बट उसमें पूछो, ठीक है। गूंगा बन के नहीं रहना, नहीं पूछोगे तो हमको नहीं पता चलने वाला है कि क्या दिक्कत है आपकी। यू हैव टू से। खैर, अब पाइथागोरस भी कर लिया, अब क्या करें, चलो अब एक काम करते हैं, एरिया ऑफ दैट क्वाड्रेंट या फिर मैं कहूँ एरिया ऑफ दैट पिंक सेक्टर भी मैडम अपन निकाल लेते हैं। चलो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट को आप एक सेक्टर के जैसे ट्रीट करो, कोई महान चीज़ नहीं है। सो इट विल बी आपका θ/360, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक मिनट, आई थिंक कुछ हो रहा है गड़बड़, हाँ θ/360, एक मिनट, इसकी बैटरी आई थिंक डिस्चार्ज हो गई है, 2 मिनट को, खैर 2 मिनट रुकना पड़ेगा जब तक वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 90 रखेंगे, आर की वैल्यू 14 रखेंगे, इससे मुझको क्वाड्रेंट का भी एरिया आएगा। बट द डाउट इज मैडम वो जो एरिया था ना आपका, वो ब्लू वाला एरिया हम कैसे निकालें, बताइए। वो ब्लू वाला एरिया आप कैसे निकालोगे? ठीक है, देखते हैं वो ब्लू वाला एरिया कैसे निकालेंगे, सोचते हैं उसके बारे में, बट फिलहाल अभी आप निकाल लीजिए, उस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया, सेक्टर किससे बनता है, सेक्टर R1 और R2 दोनों को मिला के बनता है ना। चलो ठीक है, तो मैं बेसिकली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल रही हूँ θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू 90 है, ये 360 इंटू पाई 22/7, आर का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा
90 वन ज़ा 94 ज़ा, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, 2 वन ज़ा 2 11 ज़ा, क्या बचा ऊपर में बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 टेन ज़ा 140 और 140 में आपने और 14 जोड़ दिए, दैट विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास कितना निकल के आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बात पे ध्यान दो, अपने डायग्राम को ऑब्जर्व करो, ठीक है। आप अपने किस पे ऑब्जर्व करो, डायग्राम पे। अगर आप डायग्राम पे ऑब्जर्व करेंगे, आपको नहीं लगता कि वो जो पिंक कलर की बॉर्डर को, जिसको मैंने क्वाड्रेंट कहा है, क्या वो क्वाड्रेंट R1 और R2 दोनों का कॉम्बिनेशन है? हाँ मैडम, क्वाड्रेंट तो R1 और R2 दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि ये जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरे पास 154 निकल के आया है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये R1 प्लस R2 की वैल्यू है? हाँ, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू के बराबर है। गिव इट एक सम इक्वेशन नंबर, माइट भी आपको कहीं इसकी नीड पड़ जाए, ठीक है। सो आई एम गिविंग इट इक्वेशन नंबर 3। ऊपर में जो मैंने BC निकाला है उसको इक्वेशन नंबर 2, और ये जो ऊपर में मैंने आपका R1 वाला एरिया निकाला है इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। डन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, वेरी गुड। अब आ जाइए आप वापस से डायग्राम के पास। प्लीज़ ऑब्जर्व योर डायग्राम। इस डायग्राम में सेक्टर के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोलो क्या? सेमी सर्कल। देखो, अगर मैं कंसिडर करूँ, ये देखो BC ब्राउन कलर से मैं कर रही हूँ, ये देखो, आपको नहीं लगता कि मैडम ये सेमी सर्कल है? अरे हाँ, ये तो एक सेमी सर्कल है ना, ये एक सेमी सर्कल है। ये जो मैंने पूरा ये देखो, ये पूरा ब्राउन शेड में कर देती हूँ, आपको नहीं लगता ये सेमी सर्कल है? हाँ, ये तो एक सेमी सर्कल है। खैर, वो ब्राउन शेड हटा दिया मैंने, यानी कि इससे पता चलता है कि वो सेमी सर्कल है। BC वो जो ऊपर का एक पार्ट है वो एक सेमी सर्कल है। तो उस सेमी सर्कल के दो हिस्से, एक R2 और दूसरा है R3, यानी कि सेमी सर्कल दो टुकड़ों से बन रहा है, R2 और R3 को ऐड करके, ठीक है। ओके, क्या हम लोगों को सेमी सर्कल का एरिया निकालना आता है? तो बिल्कुल एरिया निकालना आता है, बट एरिया से पहले ज़रूरी होता है कि उसका रेडियस आपको पता हो। मैडम रेडियस तो नहीं पता, डायमीटर पता है क्या? बिल्कुल पता है। अगर आप ध्यान से अपने डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो उस सेमी सर्कल का ये जो BC है ना, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, ये उसका डायमीटर है। यानी कि डायमीटर इज बेसिकली BC, और BC की वैल्यू हमने अभी अभी ऊपर ताज़ा पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है, 14√2, सो 14√2। अगर मैं कहूँगी रेडियस आप कैलकुलेट करिए, तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा, तो 14√2 का आधा कितना हो गया? 7√2 सेंटीमीटर, बराबर। अच्छा, इससे मुझे क्या पता चल गया? आप लोगों का डायमीटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एरिया ऑफ दैट सेमी सर्कल कितना होता है, मैं कहूँगी πr²/2, सर्कल का एरिया डिवाइड बाई 2। तो पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22/7। अच्छा, 1/2, आर की वैल्यू डाल दीजिए, रेडियस कितना है? 7√2 इंटू 7√2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये 7 कट गया। अच्छा, ये 2 1 ज़ा, ये 2 11 ज़ा, नीचे तो खैर कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 11। अब बताओ ये √2 इंटू √2 कितना होता है? 9th क्लास में पढ़े हमने, होता है 2। ये जो एक 7 बच गया वो वैसे का वैसी, ठीक है। अच्छा, 11 2 ज़ा 22, 22 इंटू 7 दैट विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये पता चला कि वो जो सेमी सर्कल था, उस सेमी सर्कल का एरिया कितना आया? उस सेमी सर्कल का एरिया आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे एकदम ध्यान से, तो तुम्हें ये पता चलेगा, बोलो क्या, कि अरे यार वो सेमी सर्कल का जो डायग्राम है, वो सेमी सर्कल बनता कैसे है? वो सेमी सर्कल बनता कैसे है? वो सेमी सर्कल R1 और R2 और R3 दोनों को ऐड करके बनता है, ठीक है। वो दोनों को क्या करके बनता है? ऐड करके बनता है। हमें ये पता चलेगा, राइट, सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। हमें ये पता चलेगा कि वो दोनों को ऐड करके बनता है, बिल्कुल हमको यही पता चलेगा, है ना। अरे वाह, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या ये लिख सकती हूँ कि ये जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेसिकली जो वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है R1
नॉट R1, डायग्राम को देखने दो, R2 प्लस R3 की, है ना, ये रीजन 2 प्लस रीजन 3 की वैल्यू आई है। अच्छा ये आ गई मैडम, इसमें जो आपने बोला या जो मैं निकाल सकता था या निकाल सकती थी हमने तो सब निकाल लिया, बट हमको वो जो ब्लू कलर का रीजन फाइंड करना है वो तो हमारा अभी फाइंड हुआ ही नहीं। अब मैं कैसे करूं बताओ इस चीज़ को? अब तो मैं अटक गई मेरी गाड़ी। वो ब्लू कलर का रीजन फाइंड करना था वो तो आपने बताया ही नहीं कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ अब क्या करें, हमारी गाड़ी यहाँ पे अटक चुकी है। बहुत दिमाग लगाया, सोचा देखो सोल्यूशन बता देना इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील, बट आपको सोचना होगा कि ओरिजिनली अगर यही सेम क्वेश्चन मुझे दिया जाता जब मैं छोटी बच्ची थी, बोर्ड एग्जाम्स जब मैंने दिए थे, उस वक्त मैं क्या सोचती, है ना, उस वक्त मैं क्या सोचती। तो अब वो आपको सोचना है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इस R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आप इस R2 की वैल्यू निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो आपको इक्वेशन नंबर 3 में R1 प्लस R2 कितना दिया है, 154, है ना। अगर मैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 जाऊँ तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 R1 प्लस R2 ये आपका 154 है, डन। अच्छा, और अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 जाऊँ तो R1 कितना है, 98 है। तो R1 की वैल्यू 98 मैंने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पे हम दोनों मिलकर इसको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, R2 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या R2 की वैल्यू निकाल के कोई फ़ायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे? ये जो ताज़ा हमने सेमी सर्कल का एरिया निकाला है, इस ताज़ा सेमी सर्कल के एरिया में आप ध्यान से देखिए, आपको R2 प्लस R3 कितना दिया है, 154। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4 अगर मैं चलूँ तो मेरे पास R2 प्लस R3 ये 154 है। R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 56। R3 की वैल्यू वैसी की वैसी इक्वल टू 154। माइनस कर दो तो R3 यहाँ से आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन क्वेश्चन। अब अगर तुम यहाँ पे R1, R2, R3 ये सारे नाम ना लिखते हुए तुम ट्राइंगल, सेक्टर ये वो करते हैं ना, मैं बता रही हूँ बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम में। उन्हें लगता है कि यार ये कितना टफ प्रॉब्लम है, ये बना ही नहीं। बट सी कितना आसान था, थोड़ा टाइम लगा मुझे सिखाने में बट इजी था ना। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, जितने भी पॉसिबल एरियाज हो रहे थे, ट्राइंगल का, सेक्टर का, सेमी सर्कल का, हमने सब निकाल लिया। फिर तो हमने क्या किया, एक बेसिक मैथ्स परफॉर्म किया, है ना। इसलिए हमेशा ना रीजन का मार्क कर लिया करो, R1, R2, R3 इस तरीके से। खैर चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये क्वेश्चन हम लोगों को अभी करना है सॉल्व। मैं ऐसे रैंडम लेती जाती हूँ क्वेश्चन, ठीक है, एकदम चिल रह के इसमें काम करना। खैर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। अच्छा, अगर वो एक क्वाड्रेंट है तो मतलब 90 डिग्री तो खैर होगा ही होगा, बट इस बार बोल दिया है कि वो एक स्क्वायर है तो ये एंगल ज़रूर कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको OA दिया हुआ है, यानी कि ये आपको दिया है 20। क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो इससे मैं ये बहुत ही गर्व से ये लिख सकती हूँ कि जो अदर साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ OA इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CO इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ ना प्लीज़ करेक्ट कर लेना, मैंने जो लास्ट क्लास ली थी, लास्ट क्लास में आई थिंक एक जगह स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे NCERT का जो क्वेश्चन था उसमें गिवन डेटा में साइड स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर दी थी और मैंने इसको ना क्वेश्चन को 5 सेंटीमीटर से लेकर सॉल्व कर लिया। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, बट गलती से मैंने 5 सेंटीमीटर कर लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, आपको शेडेड एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, कर लेंगे, चिल रहो। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर से सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं मैडम, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए। जो आपको आता है कम से कम उतना कर लीजिए, क्या नहीं आता है उस पर मत फोकस करिए, जो आता है आप पहले उतना निकाल लीजिए। खैर, तो साइड का स्क्वायर, तो साइड है 20 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 400 आप लोगों का। सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, ये मैंने निकाल लिया। अब आगे क्या, देखो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि वो फलाना चीज़ एक क्वाड्रेंट है,
क्वाड्रेंट है, मैं बार बार चीख चीख के बता चुकी हूँ कि उस क्वाड्रेंट को एक सेक्टर के जैसे ही ट्रीट करो। ठीक है ना मैम, कर लेंगे। अच्छा चलो ड्रॉ तो करके दिखाइए आप ज़रा कि सेक्टर आप क्या किसको रही हैं। तो देखिए सेक्टर में इसको कहती हूँ ओ से लेकर पी, ओ से लेकर क्यू दिख रहा है, फिर क्यू से लेकर पी, इसको मैं सेक्टर कह रही हूँ, राइट। अच्छा, क्या आप मुझको इस सेक्टर का एरिया निकाल के दे सकते हैं? क्या आप मुझे इस सेक्टर का एरिया निकाल के दे सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाल के दे सकते हैं, सेक्टर का एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है। या आप बोलोगे फट फट, अब भी रुको, अब भी निकाल के देता हूँ मैं आपको। मैंने बोला निकालो, तो तुम गए बड़े जोश जोश में, तुमने बोला एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला बढ़िया है। थीटा कितना मैडम? स्क्वायर है तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा। मैंने बोला वेरी गुड। फिर मैंने बोला पाई कितना? तुमने बोला 22/7। अब मैंने पूछा रेडियस कितना। अब तुम्हारा हो गया यहाँ पे सिट्टी पिट्टी गुल। कई बच्चों को लगेगा कि रेडियस 20 होगा, रेडियस 20 नहीं होगा। अगर वो ऑरेंज कलर की बाउंड्री अगर मेरा सेक्टर है तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट मैं मार्क करके दिखाती हूँ, ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट उस सेक्टर का सेंटर है। अगर वो ओ पॉइंट उस सेक्टर का सेंटर है तो ओ से लेकर ए तुमको क्या रेडियस लगता है? जब छोटे बच्चे थे, जब रेडियस की डेफिनेशन तुम्हारे स्कूल टीचर ने तुमको सिखाई होगी, या ट्यूशन टीचर ने या पेरेंट्स से सिखाई होगी, या खुद सीखे होगे यार, रेडियस का मतलब होता है सेंटर से लेके आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो यानी कि रेडियस ओ ए नहीं है, रेडियस ओ पी है, ओ पार। ये तो दिया ही नहीं है ओ पी। अच्छा मैडम चलो ओ पी नहीं दिया, ओ क्यू दिया होगा, ये भी तो रेडियस होगा, ये भी नहीं दिया। अब बिना रेडियस के तुम भाई सेक्टर कैसे निकालोगे? अब हम टेंशन में आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो ऐसे में हमको इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इस ओ पॉइंट से इस बी पॉइंट को ज्वाइन करनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेरा स्क्वायर था जिसका नाम था ओ ए बी सी, ये ओ बी उसका बेसिकली क्या बन गया? डायगोनल बन गया। और ये कितना डिग्री आ गया? ये 90 डिग्री आ गया। अब आपको स्क्वायर की साइड्स तो पता है, ये 20, ये 20। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस ट्रायंगल ओ ए बी में, आप क्या डायगोनल ओ बी नहीं निकाल सकते? मैडम निकाल तो लेंगे, बट फ़ायदा क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ़ायदे पे भी बातचीत करते हैं, पहले निकालो तो सही। चलो ठीक है, लिखते हैं। तो हमने वहाँ पे लिख दिया जॉइन ओ बी। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा है, नाम क्या है ट्रायंगल का? ओ बी ए। क्या लगाएंगे हम लोग वहाँ पे? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा चलो मैं लिख लेती हूँ पहले अच्छे से। हाँ, क्या हो जाएगा बताओ? ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, राइट? यही होगा बिल्कुल। अच्छा 2 मिनट, थोड़ी जगह कम पड़ गई है यार, इसको नीचे ले आते हैं। अब बताओ ओ ए कितना दिया है आपको? 20। ए बी कितना दिया है? 20। 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 800। जैसा कि मैंने कहा था आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तुमने बोला ठीक है मैडम ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 800 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? तो अगर आप आओ बाहर देखो तो ये हो जाएगा 20√2। तो यानी कि ओ बी जो मेरी डायगोनल थी वो मुझे मिल गई 20√2 सेंटीमीटर। बट मुझे फ़ायदा क्या हुआ यार इस डायगोनल को निकाल कर? एक दफ़ा ये सोचा है? अगर आप ध्यान दें, मैंने अभी क्या कहा, हम रेडियस किस चीज़ को डिफाइन करते हैं? सेंटर से लेके जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? आप लोगों का पूरा रेडियस, सेंटर से लेकर कहाँ तक? बाउंड्री तक। ठीक है, सेंटर से लेके कहाँ तक? बाउंड्री तक। हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? आप लोगों का पूरा क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो भाई साहब या बहनों, सेंटर रहा ओ और बाउंड्री क्या बी नहीं होगी? बी पॉइंट तक बाउंड्री नहीं होगी, यानी कि ये ओ बी ही मेरा डायगोनल ही मेरा रेडियस है। यानी कि ये जो ओ बी इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर आया है, इसको मैं लिख सकती हूँ कि डैट इज मेरा डायगोनल इक्वल टू ही क्या है? रेडियस है, और इक्वल टू 20√2 है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग।
तो रेडियस कितना है 20√2। तो जब आर स्क्वायर लिखेंगे तो 20√2 मल्टीप्लाई बाय 20√2 ऐसे। अब 0 0 कट गया, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, वेरी गुड। और कुछ कटता है क्या? नहीं, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। 22 इंटू मतलब 20 इंटू 5 100, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 0 0। अच्छा, और √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2, अपॉन में आ जाएगा 7। सो योर आंसर विल बी 4400 बाय 7। सो दिस विल बी योर एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपके सेक्टर का एरिया आ गया। अब तो देखो ये बहुत ही आसान चीज़ है, कैसे आपको वो शेडेड एरिया कैलकुलेट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसा कि मैं प्रीवियस पार्ट जो मैंने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का बताया था उसमें भी मैं बता चुकी हूँ कि ये टोटल सेक्टर बनता कैसे है। एक तो स्क्वायर से बनता है, इसको हमने नाम दे दिया R1। ब्लू कलर का रीजन ऊपर वाला, इसको नाम दे दिया R2 और इसको नाम दे दिया R3। यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर जो मेरा निकला है वो कुछ नहीं है, R1 प्लस R2 प्लस R3 है। यानी कि पॉइंट में थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 44, ठीक है, 00 डिवाइड बाय 7 यानी कि 628.57 इक्वल टू R1 मतलब कौन, डायग्राम में देखो, R1 मतलब स्क्वायर, तो यानी कि R1 मतलब स्क्वायर। R2 और R3 को क्वेश्चन वाले ने दोनों ने उसने उसको ब्लू शेड किया है, यानी कि R2 प्लस R3 मेरा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना 400। तो 628.57 माइनस में 400 इक्वल टू यहाँ से एरिया शेडेड माइनस कर लीजिएगा, आपको माइनस करके आपका आंसर पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो एक ही जगह पे ग्लिच आता है स्टूडेंट्स को, और वो ग्लिच कुछ इस प्रकार से आता है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि रेडियस क्या लें यहाँ पर, ठीक है। जो थोड़ा बहुत भी दिमाग का उपयोग करते हैं उनको दिक्कत ये आती है कि मैडम यहाँ पे रेडियस क्या लें, रेडियस के लिए तो कोई डेटा दिया ही नहीं है, बताइए रेडियस कैसे लें। और जो दूसरे ऐसे प्रजाति के लोग जो अपने दिमाग का कतई उपयोग नहीं करते, वो 20 को ही रेडियस उठा के कैलकुलेशन कर रहे हैं, भगवान की कृपा से बढ़ जाते हैं आगे। तो ध्यान रखिएगा, जो डायगोनल है वही इस क्वेश्चन का क्या है, रेडियस, ठीक है। तो डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, डेटा पूरी तरीके से सफिशिएंट है, हमारी नॉलेज इनसफिशिएंट होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी किताब में क्वेश्चन है, इसका मतलब आपसे बनेगा, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखो, मैंने अभी जितने भी 2 क्वेश्चन आपको करा के दिए हैं, 2 मिनट पानी पी लूँ। मैंने अभी आपको जो भी 2 क्वेश्चंस करा के दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप करा के दिए। इसमें एक एक पॉइंट को मैंने लिख के दिखाया, समझा के दिखाया। बट अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यार इतने आसान सवाल है, मैं बता देती हूँ, बट डिस्कस कर लेती हूँ कि कैसे करना है। बट मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इसकी स्टेप आप लिखें। कैसा रहता है कि अगर स्पून फीडिंग होना, कि एक एक सोल्यूशन एक बच्चे को खिला खिला के बताया जा रहा है, तो आपको खुद को लिखना नहीं आएगा। मुझे किसी ने सिखाया है कि ऐसे लिखना, खुद ही लिख लिख के, खुद ही देख देख के कि क्या बेटर प्रेजेंटेशन लग रही है, कि इंसान खुद सीखता है, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ, कई स्टूडेंट्स को तो हिंट्स की नीड भी नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में, बट कई लोगों को हो जाती है। तो उन लड़के या उन लड़कियों के लिए मैं ये इसका पूरा हिंट बता रही हूँ, जिन्हें ऐसा लगता नहीं मैडम ये क्वेश्चन तो रीड करने के बाद हम खुद ही कर लेंगे, तो प्लीज़ इस हिंट को मत सुनना, वीडियो को फॉरवर्ड कर देना डायरेक्टली थोड़ी देर आगे, जहाँ पे मैं ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। ताकि देखना कि बिना मेरी हिंट के भी तुमको ये सवाल बना कि नहीं बना, ये इससे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ रही हैं कि आपको चीज़ें नहीं समझ रही हैं, ठीक है। चलो करो, कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो एक रुमाल है, हैंकर चीफ, ठीक है। मुझे अभी भी याद है क्लास 3 या क्लास 2 में मेरी हैंकर चीफ की स्पेलिंग गलत हुई थी, टीचर ने मुझसे 1000 बार लिखवाई थी स्पेलिंग। खैर, एक स्क्वायर शेप का हैंकर चीफ है, वेरी गुड। कौन से शेप का है? स्क्वायर शेप का, लड़कियों वाला होगा जनरली, छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन वाला, जिसमें 9 सर्कुलर डिज़ाइंस बनाई। चलो एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें, आज मैं प्रियांशु का कॉपी चेकिंग कर रही थी, वो क्वेश्चन था ना एक 12.2 में ब्रॉच वाला था कि कौन सा था, जिसमें 6 डिज़ाइन बनी हुई थी, 6 इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल, उस बंदे का आंसर गलत आ रहा था।
उसने 2 बार कैलकुलेशन भी चेक किया, उसको लग रहा है कि सब सही है, सब सही है मैडम, गलती कहाँ हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। अंत में जब हमने हमारी आंखें फोड़ी तब दिख रहा है कि बंदे ने 6 डिज़ाइन थी ना, एक का एरिया निकाल कर उसी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से करना चाहिए था ना, एक का एरिया मल्टीप्लाई बाय 6, वो भूल गया बेचारा। तो ऐसे में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे 9 सर्कुलर डिज़ाइन, 6 सर्कुलर डिज़ाइन वगैरह वगैरह, तो वो जो वर्ड होता है ना उसको थोड़ा ध्यान में रखना कि एक पार्ट का एरिया निकालने के बाद मुझे उसको 9 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। खैर, तो उस रुमाल में 9 सर्कुलर डिज़ाइंस बनाई गई हैं और हर सर्कुलर डिज़ाइन का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। चलो ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 3 सेंटीमीटर, कोई 4 सेंटीमीटर, कोई 50 सेंटीमीटर, सारी की सारी 7 सेंटीमीटर है ना। तो क्या आप एक डिज़ाइन का आप एरिया निकाल लोगे? अगर मैं बोलूँगी एक डिज़ाइन का आप एरिया निकालो तो आप बोलोगे हाँ हाँ मैडम हम एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लेंगे, है ना। एक डिज़ाइन का कैसे निकालोगे मैडम? डिज़ाइन ना सर्कल शेप की दिख रही है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर हम डाल देंगे वहाँ पे, कितना दिया है 7 × 7, इससे आपको एक डिज़ाइन का एरिया पता चलेगा। बट ऐसी टोटल रुमाल में कितनी डिज़ाइन है? 9। तो आपको जब टोटल एरिया ड्यू टू डिज़ाइन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 9 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? जो एक डिज़ाइन का एरिया आया था। तो एक डिज़ाइन का एरिया मैं निकाल ही देती हूँ, कितना आया है 154। तो 9 मल्टीप्लाई बाय जब 154 करोगे तो आपको टोटल 9 डिज़ाइंस का एरिया मिल जाएगा। आपको टोटल 9 डिज़ाइंस का एरिया मिल जाएगा। क्या मेरी बात भाषा समझ में आ रही है? अच्छा, निकाल लिया। अब देखिए कैसा है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्क्वायर हैंकरचीफ है। हम लोगों की आदत कैसी पड़ी हुई है कि जब भी स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे कोई वर्ड्स हमको दिखते हैं तो हमारे मन में बुलबुले उठते हैं कि अरे यार उस स्क्वायर की ना ज़रूर साइड दी होगी, उस स्क्वायर का जरूर कोई ना कोई डेटा दिया होगा जिससे मैं एरिया स्क्वायर निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। बट यहाँ पे तो स्क्वायर का कुछ दिया ही नहीं है, साइड की कोई वैल्यू ही नहीं दी है, फिर अभी कैसे बताओ? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। आप डायग्राम को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। डायग्राम में है पूरा रहस्य छुपा हुआ, आप डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। जब आप डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ से डायग्राम आपका डिज़ाइन शुरू हो रहा है। ये एक डिज़ाइन का डायमीटर है ना, ये एक डिज़ाइन का डायमीटर, ये दूसरी वाली डिज़ाइन का डायमीटर, ये तीसरी वाली डिज़ाइन का डायमीटर। इससे क्या समझ में आता है कि जो ए बी है, जो स्क्वायर की साइड है, वो बेसिकली टोटल 3 डायमीटर, डिज़ाइन के जो डायमीटर्स हैं, डिज़ाइन के जो डायमीटर्स हैं उन 3 डायमीटर्स के बराबर है ना, उन 3 डायमीटर्स के बराबर है। ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। तो अभी वो डिज़ाइन का डायमीटर कितना है? अगर उस डिज़ाइन का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डिज़ाइन का डायमीटर ऑब्वियसली 14 सेंटीमीटर होगा, उससे डबल, है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 52। तो इससे आपको पता चल गया, अरे वाह क्या पता चल गया, एक मिनट 42 आना चाहिए ना, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, मैंने जल्दबाजी में उसको 52 लिख दिया। 42 सेंटीमीटर आपकी डिज़ाइन का जो भी रुमाल है उसकी साइड है। अब रुमाल कौन सी शेप का है? स्क्वायर शेप का है। तो अगर आपको एरिया निकालना है उस रुमाल का, आप इंग्लिश में लिखिएगा हैंकरचीफ, तो आप क्या करेंगे? साइड का स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे? 42 का स्क्वायर बराबर कर लीजिए। 42 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो 42 का होता है 1764। तो ये आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब मैडम लेकिन मुझको तो क्या निकालना है? रिमेनिंग पोर्शन, मतलब स्क्वायर शेप के रुमाल में जो बचा कुचा हिस्सा है, बचा कुचा हिस्सा यानी कि ये मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये बचा कुचा हिस्सा, ये छोटी 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 जो खाली खाली जगह दिख रही है ना वाइट वाइट कलर की, ये तो कैसे निकालेंगे? देखो आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा पता चलेगा कि आपका जो रुमाल है वो रुमाल 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो डिज़ाइंस से मिलकर बना है, ध्यान रखना मैंने वर्ड यूज़ किया है डिज़ाइंस, मतलब बहुत सारे डिज़ाइंस, प्लस साथ ही साथ में वो बची कुची जगह से मिलकर बना है।
रिमेनिंग पोर्शन से मिलकर बना है ना, दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, डिज़ाइन से मिलकर भी बना है, और बचा कुछ है जो पोर्शन है उससे मिलकर बना है। अब आपको रुमाल का एरिया पता है 1764, डिज़ाइन का एरिया मैंने आपको कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस करके आपको यहाँ से रिमेनिंग पोर्शन का एरिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर डन। ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल था। बस ध्यान रखना है इसमें स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कि यार स्क्वायर की साइड नहीं दी, मैं कैसे करूँ, इसलिए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, ये बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी। बल्कि हमने जो अभी ऊपर क्वेश्चन किया ना, ये थोड़ा बहुत टफ था कि इसमें सोचना पड़ता है यार कि रेडियस नहीं दिया है, बिना रेडियस के मैं सेक्टर कैसे निकालूँ, एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरी इजी, इसमें सब कुछ दिया है। देखो पहले तो वो एक क्वाड्रेंट बोल रहा है कि वो एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, मतलब ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री है। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या बोल रहा है, रेडियस 3.5 है। रेडियस 3.5 है का मतलब आपको ओ से लेकर ये ए तक, ये और सॉरी माय मिस्टेक, ओ से लेकर ए तक ये आपको कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अगर आपको सेक्टर की रेडियस दे दी गई है तो आपकी आधी समस्या तो यहीं सॉल्व हो गई है। θ/360 लगाओ, पाई आर स्क्वायर लिखो, जहाँ पे आर की वैल्यू 3.5, थीटा की वैल्यू 90, सॉल्व करके आपको एरिया और सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, आपकी आधी समस्या तो यहीं सॉल्व हो गई। अच्छा, उसके अलावा रेडियस आपको दिया है तो ओ भी तो रेडियस ही होगा ना। ओ क्योंकि सेंटर होगा, बी पॉइंट सेक्टर की बाउंड्री होगा, तो ये भी ओ भी आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया है। डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको ओ डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। क्या आप इस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर एरिया नहीं निकाल सकते? जहाँ पे बेस है आपका 3.5, हाइट है आपका 2, इससे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मिल जाएगा। अब ये सवाल बचा ही नहीं, इस ब्लू वाले एरिया को A1 ले लो, ट्रायंगल वाले एरिया को A2 ले लो, तो जो पूरा का पूरा एंटायर सेक्टर है वो सेक्टर बना कैसे, A1 प्लस A2 करके बना। सेक्टर आप निकाल लेंगे इस इंफॉर्मेशन से, ट्रायंगल आप निकाल लेंगे इस इंफॉर्मेशन से, दोनों को माइनस कर दो, आ गया आप लोगों का वो सेक्टर। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था क्योंकि इसमें सारा डेटा दिया था, हमें एक्स्ट्रा का अपना कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो कितना आसान है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया जो हमने एम किया था, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने कॉपी चेकिंग के लिए कहा था, तो आपको कॉपी चेकिंग में चेक करवाना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमको ऐसा लगता है कि कठिन है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट कठिन। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है वो क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, सिंपल है, सोबर है। अच्छा, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको इस तरीके से एक स्क्वायर दिया होता है, बीच में इस तरीके का डिज़ाइन दिया होता है। खैर मेरी ड्राइंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, बट समझ जाओ, फीलिंग्स को समझ लो। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना ये पड़ता है कि वो जो डिज़ाइन होती है ना, उस डिज़ाइन के बीचों बीच से उसका पोस्टमार्टम करना होता है, मतलब उसके 2 बराबर टुकड़े। तो यानी कि आपको एक ऐसी लाइन, अच्छा ये कलर उतना भा नहीं रहा है यहाँ पर, लेट अस यूज ब्राउन कलर। तो आप एक ऐसी क्या खींचते हो, रेखा खींचते हो, थोड़ी सी मोटी खींच लेते हैं रेखा। हमेशा डिज़ाइन वाला, जब भी स्क्वायर के बीचों बीच से आपको डिज़ाइन निकलती हुई दिखे ना, आपको ऐसे ही करना है, ये आपको ऐसा खींचनी पड़ती है लाइन, ये लाइन आपको खींचनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा ऐसा खींचने से मैडम हमें क्या फ़ायदा होता है? ऐसा खींचने से हमें ये 2 फ़ायदा होता है कि आप अगर ध्यान दें तो दोनों टुकड़े जो हुए हैं, आपको नहीं लगता वो दोनों टुकड़े सेम है? देखो ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ये वाली डिज़ाइन भी वैसी है, ये वाली डिज़ाइन भी वैसी है ना। मतलब उस ब्राउन पार्ट के अपर वाला हिस्सा और उस ब्राउन पार्ट के नीचे वाला हिस्सा, दोनों हिस्सा आपको सेम ही लगते हैं? हाँ मैडम, लगते तो हैं, दोनों सेम लगते हैं ना, दोनों सेम लगते हैं ना, इसीलिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लगते हैं। क्या इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है इसे कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? ठीक है, तो समझते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले एक सेक्टर चूज़ करना है, सबसे पहले आपको एक सेक्टर चूज़ करना है। तो चलो मैं आपको सेक्टर चूज़ करके बताती हूँ। ये जितना भी मैं पिंक मार्जिन से कर रही हूँ ना, ये सेक्टर होगा। ये देखो,
ये पूरा का पूरा एंटायर सेक्टर होगा। इससे तो एग्री करते हो ना कि ये सेक्टर है। अरे यार ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा सेक्टर होगा एंटायर। इससे तो एग्री करते हो? हाँ मैडम, इससे एग्री करते हैं हम, ठीक है। जिसमें हम इतने पार्ट को, ये इतने पार्ट को, इस पार्ट को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। और जो ये बिंदी बिंदी वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। ये तो मानते हो? हाँ मानते हैं। तो एक काम करते हैं, आप मुझे ना वो बिंदी बिंदी वाला जो पार्ट है ना, सेगमेंट, आप मुझे उसका एरिया निकाल के दिखा दीजिए। क्या आप वो बिंदी बिंदी वाले पार्ट का एरिया निकाल लोगे? निकाल लेंगे। क्या मैंने आपको सेगमेंट निकालना सिखाया है? सिखाया है, निकालो फिर। चलो कैसे? सबसे पहले तो जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसको कुछ नाम वाम दे दो भाई। इसको A1 नाम दे देते हैं, एरिया 1। थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है कलर, इसको A1 नाम दे दो। और ये बिंदी बिंदी वाले पार्ट को A2 नाम दे दो। चलो निकालो फटाफट एरिया। 2 मिनट। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हाँ रखती हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल नाम दे सकते हो, नहीं तो अदरवाइज सिर्फ इतना भी लिख दो A1। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कंसेप्ट। बेस आपको कितना दिया है? 8। हाइट भी आपको कितना दिया है? 8। आप काट पीट दीजिए, यह आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या आप यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं? वो पूरा पिंक कलर का बिल्कुल निकाल सकते हैं, अब भी निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू में πr²। थीटा यानी कि 90 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू 22/7। मैडम रेडियस किसको लेंगे? तो रेडियस यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, तो ये पूरा का पूरा उसकी बाउंड्री तक, ये उसका रेडियस ही हुआ ना। मतलब जो स्क्वायर की साइड है इस बार वही उसका रेडियस है। तो ये आएगा 8 × 8। 9 1 सॉरी 9 4 4 1 4 2 कितना हो जाएगा? 22 × 16 और उसके बाद डिवाइड बाय 7। डन? चलो कर लोगे ना? ठीक है, मैं कर देती हूँ। चलो एक काम करते हैं, तो 16 और 22, तो 22 और 16 320, 16 इंटू 20 320 हो जाएगा आप लोगों का। और उसमें ऐड कर देंगे तो 32, 352 आएगा और डिवाइड बाय 7। ठीक है, डिवाइड बाय 7 भी कर लीजिएगा। तो ये आएगा 50.28 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 डेसिमल तक निकाला करो। खैर, अब मैंने आपको सेगमेंट का एरिया निकालना सिखाया है कि नहीं सिखाया? बिल्कुल सिखाया है। कैसे निकालेंगे? अच्छा जगह कम पड़ गई है, 2 मिनट। इसको मिटा दो। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ सेगमेंट का एरिया निकालिए, तो सेगमेंट म्हणजे कोण? सेगमेंट म्हणजे आपका सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर की वैल्यू आपको कितनी दी है? सेक्टर की वैल्यू मैडम 50.28। ट्राइंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 32। तो 50.28 इसमें से आप माइनस कर लीजिए 32। ठीक है, देख लीजिए आपका कितना आता है आंसर। बराबर माइनस तो कर लोगे ना, तो इससे आपको जो आंसर मिलेगा, चलो मैं कर देती हूँ, 18.28 ये आपको सेगमेंट की वैल्यू मिली। सेगमेंट मतलब कौन? जरा डायग्राम को देखो। देखा 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 देखा, अच्छा मैडम सेगमेंट मतलब तो ये डॉट 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 टिम्बा टिम्बा जो आपने दिया है और जिसको आपने नाम A2 दिया है। हाँ, यानी कि सेगमेंट मतलब A2। अब मैंने तुमसे क्या कहा था कि वो जो बीच की लाइन ड्रॉ किए हैं, उस बीच की लाइन को ड्रॉ करने की वजह से उस पूरे फिगर की 2 इक्वल पार्ट हुए। मतलब जितना एरिया नीचे के ट्रायंगल का आया है उतने ही ऊपर के ट्रायंगल का भी आएगा। जितना एरिया नीचे के सेक्टर का आया है उतने ही ऊपर वाले का भी आएगा। जितना क्या कहते हैं सेगमेंट का एरिया नीचे वाले के लिए आया है, उतना ही सेगमेंट का एरिया ऊपर वाले के लिए भी आएगा। यानी कि ऊपर वाले को वापस से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूँगी, थोड़ा मैं मार्क करके दिखाती हूँ। इस पिंक वाले को हटाती हूँ मैं, ठीक है, इस पिंक वाले को हटाती हूँ। अगर मैं मार्क करके बताऊँ कि अगर मैं
ऊपर वाले को सॉल्व करूँगी तो देखो, अरे थोड़ा मोटा कर लेते हैं डिज़ाइन को। अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूँगी तो देखो, ऊपर वाले को सॉल्व करते वक्त मेरा सेक्टर ये रहेगा, है ना, और मेरी डिज़ाइन कौन सी रहेगी, ये रहेगी मेरी डिज़ाइन A3। तो जब मैं ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करूँगी तो मुझे वो A3 मिलेगा। अभी मैंने नीचे वाले पार्ट को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, A2 मिला। जब मैं ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करूँगी तो मुझे A3 मिलेगा, बट वो तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, तो मुझे ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि सिमिलरली वहाँ पर, एक मिनट, सिमिलरली वहाँ पर जो आप लोगों का A3 आएगा वो भी 18.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को बोला है? क्वेश्चन में तो मैडम हमको क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एरिया ऑफ द डिज़ाइन। अब डिज़ाइन कैसे बनती है, A2 और A3 को ऐड करके, ठीक है। तो एरिया ऑफ द डिज़ाइन इज बेसिकली A2 प्लस A3। सो A2 इज 18.28, A3 इज 18.28, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 36.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एरिया ऑफ योर डिज़ाइन, या आपके उस डिज़ाइन का क्या बनने वाला है, एरिया, ठीक है। चलो फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।